नमस्कार साथियों, मेरा नाम कपिल मोहन चौधरी है और मैं मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल अर्थात मर्द पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता के विषय पे हम बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, पार्टी का नाम मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल अर्थात मर्द पार्टी है। नाम इसलिए बताना, हमारा जो पार्टी का जो उद्देश्य है वो मुख्यतः लिंग भेद जो आधारित कानून है उसको लेकर के हम लोग अपनी आवाज़ मुखर करते रहे हैं और कई चुनाव में हम लोग इसको उठा भी चुके हैं। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो पूरी तरह से, अगर हम देखेंगे, इसमें एक पॉइंट भी है जेंडर इक्वलिटी। इसके अलावा चाहे तलाक हो, चाहे विवाह हो, चाहे संपत्ति हो, इन सब में पुरुषों की भागीदारी है। लेकिन अफसोस ये है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी लोगों ने, सभी पार्टियों के मुद्दे में महिला होती है, पुरुष कभी नहीं रहा है। हमारी पार्टी की इकलौती ऐसी पार्टी है जो पुरुष और साथ साथ परिवार की बात करती है। हमारे लिए परिवार मुख्य बिंदु होता है। महिला की सम्मान पे है, लेकिन महिला से भी ऊपर हम परिवार को रखते हैं। तो जब यूसीसी की बात होगी तो महिला पुरुष ये बात आएगी ज़रूर, और इसीलिए यूसीसी पे हम अपनी पार्टी का भी पक्ष यहाँ पे आज प्रस्तुत करेंगे। सन 2023 चल रहा है और आज़ाद हुए हम लोगों को 70 साल लगभग हो चुके हैं। तो 70 साल से ऊपर ही हो रहा है। तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो जेंडर इक्वलिटी वो वास्तव में जेंडर इक्वलिटी हो। जेंडर इक्वलिटी का मतलब ये नहीं कि आदमी के पास जो कुछ है उसको छीन लीजिए और दूसरे को दे दीजिए और जब जिम्मेदारी का वक्त है तो आप किनारे हट जाइए। तो उसे जेंडर इक्वलिटी नहीं मानते हम। तो चूँकि इस यूसीसी में बहुत सारे मुद्दे हैं, पहले जो सरकार ने मांगे हैं जिन जिन मुद्दों पर, पहले हम उनको बता दें। समान नागरिक संहिता, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड 2020 कहते हैं, इसमें जो सुझाव मांगे गए हैं मैरिज को लेके, तलाक को लेके, उत्तराधिकार को लेके, दत्तक ग्रहण एडॉप्शन, संरक्षकता यानी गार्जियनशिप, और ज़मीन और संपत्ति का बंटवारा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ज़मीन और संपत्ति का बंटवारा। और जब महिला पुरुष का जब यहाँ मैटर आएगा, परिवार का मैटर आएगा, क्योंकि जब ज़मीन टूटेगी, ज़मीन कटेगी तो परिवार का बिखराव सुनिश्चित है। यहाँ से ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप यूसीसी के आड़ में ये खेल खेला जाएगा और ये लोग समझ नहीं पाएंगे और शायद मोस्टली हिंदू मुस्लिम करते करते ये पास हो जाएगा वहाँ से। इस पे ध्यान रखिएगा। जो हमारा मेन अभी टॉपिक आएगा वो इसी पे आएगा और जेंडर इक्वलिटी के नाम पे वो पेश करेंगे। लेकिन हम जो जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे वो रियल जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे, जहाँ महिला पुरुष का भेद ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। पहला हम आते हैं, लेट्स स्टार्ट, विवाह पर। विवाह एक ऐसी परंपरा है जो सभी धर्मों में मानी जाती है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ तक कि आदिवासी जनजाति, जिसे हम पिछड़ा कहते हैं, उनके यहाँ भी ये चीज़ मानी जाती है। तो विवाह तो सभी में होता है और हम पूरे भारत की विवाह परंपराओं को एक सूत्र में, एक तरीके से नहीं ला पाएंगे। ये इतना आसान नहीं और ना ही कोई प्रैक्टिकल तरीका है। और यूसीसी में मुझे जहाँ तक जानकारी है, विवाह को कोई कोर्ट मैरिज के लिए मैंडेटरी भी नहीं किया गया है। सब अपने अपने रीति रिवाज के मुताबिक विवाह करेंगे। तो विवाह पे किसी का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि ये एक सामाजिक तरीका है विवाह का। और हिंदुओं में तो जैसे आपका कहा गया, ये जो 16 संस्कार होते हैं उनमें से एक है, और ऐसे मुस्लिम में भी इसको, और सिख में, सभी में इसको मान्यता प्राप्त है विवाह को। इसलिए इसमें कोई मतभेद वाला सवाल नहीं, सभी एक राय हैं, बस तरीके अलग अलग होंगे। अब जब विवाह होंगे तो शर्तें भी अलग अलग होंगी अपनी। विवाह के संबंध में चलिए हम पहले विवाह हो गया। यहाँ पे लड़का लड़की में शादी होनी है
अब आते हैं, एक टॉपिक और आ रहा है, बहुविवाह या एकल विवाह। विवाह का ही स्वरूप है, इसीलिए विवाह पे बात कर रहे हैं। अभी तक आज़ादी के बाद तक, जब तक तलाक का प्रोविज़न नहीं आया था, तब तक मल्टीपल मैरिज होती थी, तलाक नहीं होते थे। हिंदू धर्म में ख़ास तौर से तलाक का प्रोविज़न ही नहीं है। अभी हिंदू मैरिज एक्ट में क्यों आया, जबकि कई परंपराओं से ये ऊपर से आया, शायद महिला को देखते हुए आया होगा कि मल्टीपल मैरिज होते। लेकिन आज जो परिस्थितियाँ बनी, जब एक महिला कई रिलेशंस में निकल रही है, बराबरी तो हो ही चुकी, मैंने कहा बराबरी से आगे निकल चुका है मामला, और अब एडल्ट्री की छूट दे दी है सरकार ने, यानी महिला पुरुष दोनों को दिया है एडल्ट्री की छूट। अगर एक महिला दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध में है, एक नहीं 2 3 4 चाहे जितने हो, हम उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2018 में थोड़ा और इन्होंने आज़ादी दे दी थी कि अब आप चाहे जितनों से संबंध बनाइए, कोई ये अपराध की श्रेणी में नहीं है, और सही गलत या नैतिकता का पाठ सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएगा नहीं। उन्होंने पहले कह दिया है कि हम कोई नैतिकता और इस चीज़ बताने वाली संस्था नहीं है। तो एडल्ट्री जिस मोड में जा रही है, वो एक बहुत ख़तरनाक स्टेज है, ख़ास तौर से आदमियों के लिए, क्योंकि अगर महिला एडल्ट्री कर रही है तो पुरुष कुछ नहीं कर सकता, और अगर पुरुष एडल्ट्री कर रहा है तो वो उसे महिला क्रूरता के दायरे में लेते हैं, घरेलू हिंसा में उसको कवर करते हैं, उसके बाद गुजारा भत्ता वगैरह ये सारी चीज़ें पुरुष पे लाद दी जाती हैं। और अगर एडल्ट्री में भी आदमी पकड़ लेता है तो लोग सोचते हैं कि चलो एडल्ट्री में आपको डिवोर्स की छूट दे दी है, लेकिन डिवोर्स के बाद भी बहुत सारे केसेस में देखा गया है जहां एडल्ट्री के बेस होने के बावजूद भी अलाउ किया गया है, ये कह के कि अगर कभी कभी कोई वाइफ एडल्ट्री में पकड़ी गई तो वो अपराध नहीं है, गलत नहीं, अपराध तो नहीं कहेंगे, गलत नहीं है वो, क्योंकि अपराध तो अब रही नहीं है, वो गलत की भी श्रेणी से बाहर आ रहा है। तो जब ऐसे माहौल बन रहे हैं कि एडल्ट्री चरम सीमा पे जा रही है और लिव इन भी परंपरा पनप रही है, तो यहाँ पर इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो होता है बच्चों का। तो अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाना है तो उसका हम विरोध करते हैं। आपको शादी करनी है, मल्टीपल मैरिज करिए, और मल्टीपल मैरिज के लिए भी ऐसा नहीं कि जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। उसके लिए पहले हम जो विवाह की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम एक विवाह वाले में बात ज़रूर कहना चाहेंगे। विवाह के बाद जो संपत्ति है, मतलब जो शादी होने के बाद, ये परिवार हमारा मुख्य होता है। परिवार का मतलब है जैसे कृषि भूमि है, अब बहुत सारी संपदा है, तो जो शादी लड़का लड़की में होगी, एक भाई एक बहन है। यहाँ भारत सरकार ने ये नहीं रोका है कि लड़का विदा होगा या लड़की ही विदा होगी। अगर लड़की पढ़ी लिखी है वो भी लड़का विदा करा सकती है, और कराना चाहिए। अगर आप पढ़ लिख गई हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, अधिकारी हैं कोई, तो आपकी ड्यूटी है कि आप अपने माँ बाप का खर्चा उठाइए, रहिए मैके में, लड़का विदा करा लाइए। बहुत से लड़के ऐसे हैं जो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो सरकार प्रमोट करेगी, उनको झूठे जेल में डालने से अच्छा सरकार प्रमोट करे, 1-2 लाख रुपए उनको दे, वो आ जाएंगे, विदा होके भी आ जाएंगे वो। तो विदाई के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी विदा। अब सवाल ये है, जो परिवार है उसका दायित्व जो निभाएगा, हम यहाँ पे उसको परिवार का हिस्सा मानेंगे, और जो विदा होके जा रहा उसे परिवार का हिस्सा संपत्ति अधिकार के तौर पे नहीं मानेंगे। नहीं मानने का मतलब ये नहीं उसे राइट टू लिव मिलेगा, राइट टू सेल नहीं मिलेगा। जो विदा होके जाएगा उसे राइट टू लिव मिलेगा, उसमें उसके बच्चों को उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। उत्तराधिकार जो है वो विदा होके जहाँ जाएगी या जाएगा उस परिवार में मिलेगा, इस परिवार में नहीं मिलेगा। और ये उत्तराधिकार का, इसीलिए मैंने कहा विवाह से ही हम इसको कंट्रोल के समय कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि ये उत्तराधिकार में कौन आएगा। आजकल हो क्या रहा है, माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं लड़कियों को, शादी कर देते हैं, शादी में भी पैसा इकट्ठा होता है, भाई और पिता सब मिलकर इकट्ठा करते हैं, शादी हो गई, उसके बाद जब लड़के की भी पढ़ाइयाँ कहीं कहीं रुक जा रही हमने देखा है, शादी ज़रूरी होती है वहाँ पे, और ज़रूरी है भी। उसके बाद वो वहाँ से मैके में रहती हैं, इधर भाई अपना सारा परिवार का खर्चा उठा रहा है, सब कुछ उठा रहा है, और माता पिता के बाद आकर के वो प्रॉपर्टी क्लेम कर ले रही हैं। तो ये
जिम्मेदारी नहीं उठाई है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, मतलब भाई उठा रहा है और हक लेने आगे पूरा दिया जा रहा है, ये गलत तरीका है यहाँ पर। इसको मेरा ख्याल है सभी लोग मानेंगे। तो अगर किसी को मल्टीपल मैरिज करनी है, वो वही कर सकता है मल्टीपल मैरिज जो घर में जिम्मेदारी निभाएगा। लड़का है, 2 बीवी लाना है, लाओ, 2 लाओ, 4 लाओ, खर्चा आपको उठाना है, उठाओ। कोई छोड़ के चली जाती है, कैसे भी आप, इसी तरह महिला है, वो अपने घर में रहे, 2 शादी करे, 3 शादी करे, जितना करना हो करे, क्योंकि कहने को है कोई जल्दी कर नहीं पाता या एक शादी चलाना मुश्किल है। लेकिन जो एडल्ट्री पनप रही है, एडल्ट्री नहीं अलाउ होगी, किसी भी कीमत पे नहीं अलाउ होगी, क्योंकि इससे जन्मे बच्चे जो होते हैं वो किसी भी तरह के, ना उनको संपत्ति अधिकार ठीक से होता है और हमारे कानून में फिर बहुत ज़्यादा उसको उलझाव पैदा होता है। तो सीधा रास्ता है, संपत्ति अधिकार वहीं पे आएगा। सो बहुविवाह होना चाहिए हमारी तरफ से, ये हम प्रपोज कर रहे हैं। कोशिश करिए सिंगल ही रहिए, क्योंकि जितना आप शादी करेंगे उतने खर्चे बढ़ेंगे, और जो अपने विदा करा के घर लाएगा वो जिम्मेदारी उसकी है। व्यभिचार, अभी जैसा हमने बात की थी पहले भी कि एडल्ट्री को किसी कीमत पे अलाउ नहीं किया जाए। एडल्ट्री किसने मांगी थी? ये जो IPC 497 ख़त्म की गई, और अब जो इस समय माहौल चल रहा है, हस्बैंड वाइफ एडल्ट्री में जा रहे हैं, रिश्ते कलंकित हो रहे हैं, बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। और एडल्ट्री जब आप करते हो तो सामाजिक रूप से आप, कानूनी रूप से तो बच जाते हो, लेकिन सामाजिक रूप से आज भी आप उठा के देख लीजिए, अभी जो कुछ दिनों पहले प्रकरण चल रहा है, समाज में उसको भी स्वीकार्यता नहीं है। और हम ये नहीं कहेंगे कि हम एडल्ट्री स्वीकार करके बहुत बड़े मॉडर्न बन जाएंगे। तो एडल्ट्री का हमारे यहाँ टोटली हम इसको विरोध कर रहे हैं। उधर मल्टीपल मैरिज हमने ज़रूर कहा है, आपको रहना है संबंध में तो शादी करिए, एडल्ट्री बिल्कुल नहीं अलाउ करनी चाहिए। एडल्ट्री को बैन करना चाहिए, ना ये किसी ने मांगा था और ना हुआ है। और ये किन लोगों ने इसको किया है उसको समझा जा सकता है। चलिए कह भी देते हैं, ये जो बड़े लोग हैं, ये हर शहर में 1-1, 2-2 रखते हैं। एडल्ट्री में था क्या, पति की शिकायत पे प्रेमी को सज़ा होती थी, पत्नी को तब भी नहीं होती थी। यानी एडल्ट्री महिला में तब भी मासूम थी। फंसता कौन था? जो प्रेमी है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, हर बड़ा अधिकारी शहर में 1-1, 2-2 जा रहे हैं और रख रहे हैं वहाँ पर। पति ने शिकायत की, लपेटे में आ गए, तो बोले सजा ही ख़त्म कर देते हैं। और यही नतीजा हुआ जब से ख़त्म हुई 497। अभी तो एक उम्मीद थी कि चलो, प्रेमिका ये सोचती थी कि प्रेमी पकड़ा जाएगा, अब तो कोई नहीं पकड़ा जाने वाला है, अब तो खुली व्यभिचार चल रहा है एकदम, एडल्ट्री। तो एडल्ट्री बंद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मल्टीपल मैरिज करिए, बट एडल्ट्री नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं विवाह की आयु। ये सारे टॉपिक विवाह से रिलेटेड हैं। विवाह की आयु भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड बना है आज की डेट में कि इसको एज क्या रखी जाए। कोई कहता है 12, 13, 15 जैसे पहले थी, फिर सरकार पहले ये टाइम टू टाइम बदलती रही है, ऐसा नहीं कि ये शुरू से रही है। फिर कुछ सोचने के बाद 18 की गई है, और अभी गवर्नमेंट इसको 21 पे ले जाने का, जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्रयास कर रही है। शादी की एज आप 21 पे ले जा रहे हैं, और 18 साल की एज के नीचे आप बोलते हैं बाल विवाह। बाल्यकाल किसे कहते हैं, पहले ये जानना ज़रूरी है। एक शैशव काल होता है, वो 0 से 6 के आसपास माना जाता है। 6 साल से लेकर के या 7 साल से लेकर 12 साल तक लगभग बाल्यकाल माना जाता है, और 13 से लगभग शुरू होती, जिसको बोलते हैं किशोरावस्था, इंग्लिश में बोलेंगे तो टीन एज। जो टीन एज है वो किसी भी तरीके से बाल में नहीं आती है, लेकिन बाल विवाह के नाम पे उसको रोका गया। ठीक है, क्योंकि 18 साल के बाद लड़कियों का शरीर थोड़ा ये माना जाता है कि बच्चों को जन्म देने के लिए ठीक रहता है,
हम भी मानते हैं, लेकिन जब इंडिया में आप जाओगे बहुत सारी जगहों पर है, जैसे भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी है, राजस्थान में आप जाइए, उधर असम में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, बहुत सारी जगहों पे जो ट्राइबल्स एरिया हैं या अनुसूचित जाति हैं, वहाँ पे शादियाँ आज भी कम एज में हैं। इसका उदाहरण हम आपको बता दें, अभी असम में हुआ था, कोई अधिकारी रहे वहाँ पे, उन्होंने शादी की एज 18 को जैसा है लड़कियों की, वहाँ पे बाल विवाह के उन्होंने केसेस रजिस्टर्ड किए और लगभग 4000 से ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी 18 की ना होने की वजह से। अब वहाँ पे 4500 एफआईआर में आप समझ सकते हैं क्या स्थिति बन गई होगी। एक विस्फोटक स्थिति थी कि वो अपने रीति रिवाज के हिसाब से चल रहे थे, संविधान में जो उनको अधिकार दिए हैं, और ये दोनों क्लैश कर रहे थे वहाँ पे। तो अगर आप इसको 18 से 21 करेंगे तो ये मतभेद और बढ़ेगा। सो हमारी पार्टी की तरफ से जो हम लोगों ने आपस में बातचीत की है, वो एज हम 14 या 15 पे आना चाह रहे हैं। उसका रीज़न कह रहे हैं आपसे, क्यों? आजकल आप देख रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप का चलन चल रहा है। ये प्रकृति है, किशोरावस्था में एक उम्र होती है भटकने की, और ये भटकाव हम आप किसी कानून से नहीं रोक पाएंगे, न डंडे से रुकेगा। ये नेचुरल चीज़ है, बिगड़ने वाले बिगड़ते हैं, और ये कुदरती भटकाव है, इसको हम रोक नहीं सकते। शायद इसीलिए पहले इस एज को जो है शादियां 12-13 साल में ही लगभग होती थी। बहुत छोड़ दीजिए 5-6 साल वाली, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन 12-13 साल में 14 साल में शादियां होती थी। लेकिन शादी तो होती थी, लेकिन विदाई नहीं होती थी। आप गौर करिएगा, यूपी में इधर ख़ास तौर से गौने का चलन था। तो शायद हमें वापस फिर वहीं आना पड़ सकता है। शादी आपकी एज आप अगर 15 करते हैं या 14 करते हैं, लेकिन विदाई की एज आप 18 रखिए, विदाई नहीं होगी। शादी होगी लेकिन विदाई नहीं होगी। उससे फ़ायदा ये होगा, ये जो लड़का लड़की भटक रहे हैं, जिनको नहीं पता है कहाँ साथी है, कौन है, और जिधर चाहे उधर चल रहे हैं, तो वो गलत है। तो ऐसे उनको ये हो जाएगा, भाई इनकी ये पत्नी, इनके ये पति हैं, लेकिन जो भी फिजिकल रिलेशन है वो 18 के बाद। तब तक अपने अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। और 14-15 साल की एज करने से पूरे इंडिया में मुझे लग रहा है एक हद तक यूनिफॉर्म स्थिति आ जाएगी। अगर किसी के यहाँ ट्राइबल एरिया है, कुछ ऐसा है, तो वो स्टेट अपने हिसाब से छूट दे सकता है, बट एज हम ऑफिशियली 15 या 14 रख सकते हैं। और अगर इस टाइप का एरिया है तो हम विदाई के बाद गौने का प्रोविज़न कर सकते हैं, जैसा पहले था। और इसका जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हम आपको बता दें, जब एज हम कम, मान लीजिए कोई लड़का लड़की है 17 साल की एज में कहीं पकड़े गए लिव इन में रहते हुए, माँ बाप भी चक्कर में है, क्या करें। तो ऐसे में अगर वो शादी करना भी चाहें तो इनकी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एज 18 की है, और जब ये 21 की हो जाएगी तो ये जो समय अंतराल है 14 से 18 वाला, अब वो 21 हो जाएगा। तो ये शादी का झांसा वाला जो रेप लगता है ना, आज की डेट में आपको बता दें 50% से ज़्यादा केसेस जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं सिर्फ इसी बात पे है, शादी के झांसा के शोषण। आज इसके साथ रहे, कल उसके साथ रहे, नहीं मन बना, लड़कियां तो निकल गई, बोल दी शादी का झांसा, लड़के नहीं कुछ बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि कानून में प्रोविज़न नहीं है। तो ये, और बहुत सारे लड़के भी इसमें डिप्रेशन में आते हैं। अगर ये एज 15 साल हो जाती है, 14 साल हो जाती है, तो एटलीस्ट शादी तो हो जाएगी इनकी, लेकिन रह नहीं पाएंगे। तो कम से कम दोनों की, जिसको बोलते हैं एंगेजमेंट हो गई या बुकिंग हो गई कह लीजिए, और वो अपने अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे। और इधर जो झांसे वाले केसेस हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक इसमें कम हो जाएंगे। तो शादी की आयु हम काफ़ी सोचने समझने के बाद ये समझ पा रहे हैं कि इसको 14 करनी चाहिए। लेकिन अगर 14 से 18 के बीच में शादी हो रही है तो सिर्फ शादी होगी रीति रिवाज के हिसाब से, लेकिन विदाई नहीं होगी, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनेगा। इसके भी हम समर्थन में हैं। तो सुझाव है जिससे काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में हो सकती है। लिव इन संबंध, जैसा अभी हमने बताया, लिव इन संबंध इसीलिए पनप रहे हैं क्योंकि शादी की एज जब 18 है तो लिव इन में
और गवर्नमेंट इसको रजिस्टर्ड करने का मन बना रही है, यानी एज करेंगे 21 और शादी की बजाय लिव इन। अब लिव इन में एक समस्या आएगी कि जो बच्चे पैदा हो जाएंगे 18, मान लीजिए आपने शादी की एज 21 कर दी और 18 के बाद बच्चे जन्म ले रहे हैं, और लिव इन में इधर से उधर, लिव इन और शादी में बहुत फ़र्क है। लिव इन को हमारे यहाँ पार्टी किसी भी एंगल से इसको मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। लिव इन को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत अर्जेंसी है तो आप लिव इन में बार बार पार्टनर बदलने की बजाय और कानून में कॉम्प्लिकेशन पैदा करने की बजाय कि लिव इन में है तो इनके साथ थे, उनके साथ थे, उनका बच्चा है तो इनके साथ रह रहे, वो उनका था, ये सब नहीं होना चाहिए। तो लिव इन में रहने की बजाय लिव इन को प्रमोट नहीं करती हमारी पार्टी और ना इसका कोई सजेशन देती है। यहाँ पर लिव इन बैन होना चाहिए, टोटली इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों गवर्नमेंट इसको मान्यता देने के चक्कर में ये विवाह संस्था के लिए घातक है। तो हम लिव इन का विरोध कर रहे हैं इस जगह पे। समलैंगिक विवाह अपने आप में ही नेचुरल माना जाता है और कोई भी धर्म या कोई भी संप्रदाय इसको अलाउ नहीं करेगा, कोई भी क्षेत्र इसको अलाउ नहीं करेगा। इस पे हमारा टोटल विरोध है। अभी हम लोग पुरुष आयोग की सुनवाई के लिए गए थे, वहाँ शायद कुछ एंटरटेन नहीं किया गया या कुछ डेट दे दी गई है, जो भी है तो बहुत ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन समलैंगिक विवाह पे उन्होंने टाइम दे रहे हैं, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं अपने स्तर से। समलैंगिक विवाह नहीं होना चाहिए, ना ही इस पे कोई आप जनमत करा लीजिए, कोई भी संप्रदाय, धर्म या कोई भी मान्यता इसको नहीं देगा। वैवाहिक बलात्कार जो कि विवाह से संबंधित है और काफ़ी ख़तरनाक इशू है, तो इस पे भी हमारी पार्टी का विरोध है। ये नहीं आना चाहिए। पति पत्नी के संबंध हैं, आपस में क्या परिस्थितियां हैं, कोई भी आदमी या औरत विदा होकर जा रही है, विदा करा के ला रहा है, तो कोई बलात्कार करने के लिए नहीं लाता। क्या कंडीशन है वो वहाँ देखा जाएगा। और अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करेंगे तो 498A और डोमेस्टिक वायलेंस में ऑलरेडी ये कवर्ड है। तो इसके लिए स्पेशल लाने का मतलब है, अभी आज दहेज के केस झेल रहे हैं, आने वाले में समय के इसको पास करते हैं तो घर घर में रेपिस्ट बताएंगे। और रेप की धाराएं आप समझ रहे हैं कितनी गंभीर होती हैं। और जब रेप ना हो करके अब लोग समझ रहे हैं कि बलात्कार है, बलात्कार की परिभाषा वो नहीं रह गई है जो आप समझ रहे हैं। वो फिल्म में जो दिखता है वो बलात्कार नहीं है। आज 10 साल बाद अगर पत्नी बोल देगी कि मेरे को 10 साल पहले इन्होंने गलत ढंग से छुआ था या मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी, तो वो भी रेप में माना जाएगा, क्योंकि कंसेंट का मैटर है। अब इच्छा और इन सब का मैटर है, ये रेप फिजिकल का नहीं रह गया है। डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, मैं जो कह रहा हूँ क्लियर हो जाएगा आपको। अगर 10 साल बाद पत्नी बोल देगी कि साहब उस दिन ज़बरदस्ती हुई थी, तो आप रेपिस्ट हो जाओगे वहीं से। और रेप की धाराएं आप समझ रहे हैं क्या होती है। विवाह और जिम्मेदारियां, विवाह का ये भी टॉपिक है। जैसा हमने पहले कहा था कि जो विदा होकर के जाएगा वो तो इस घर से गया, लेकिन जो विदा करा के ला रहा है, विवाह में है, उसको अपने पत्नी या पति, बच्चों, माता पिता, दादा दादी, इन सब की जिम्मेदारियां उसको उठानी है। बिल्कुल, जो जीवन साथी उसमें साथ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो जिम्मेदारियां हैं वो उसको उठानी होंगी जो संपत्ति का आगे उत्तराधिकारी है। वो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, हमारा यहाँ भेद नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, टोटल जेंडर इक्वलिटी पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ हमने लड़का लड़की, जो विदा होके जाएगा उसको राइट टू लिव है, और जो विदा करा के लाएगा और वो सब परिवार की देखभाल करेगा या करेगी, वही उसका उत्तराधिकारी, उसके बच्चे उत्तराधिकार के रूप में पाएंगे। अदरवाइज़ जो विदा होके गया और किसी वजह से वापस आया, उसे राइट टू लिव मिलेगा, क्योंकि बाई बर्थ राइट है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। और जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी, जिम्मेदारियों से बचा नहीं जा सकेगा। गुजारा भत्ता, गुजारा भत्ता जो है अभी जिस स्वरूप में है वो पूरी तरह से एक्सटॉर्शन टूल बन चुका है। अगर पत्नी बहुत ऊंची पोस्ट पर है तो पति को गुजारा भत्ता कितना मिलता है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जबकि वही नौकरी है अगर एक आदमी करता है तो उसके ऊपर सारे परिवार का दायित्व है, लेकिन सेम पोस्ट पे अगर महिला है तो फिर उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। वो कहने को है, कानून में हो सकता है कहीं आप दिखा दें, लेकिन CRPC 125 की बात करेंगे तो उसमें पति को
गुजारा भत्ता लेने का कोई प्रोविज़न नहीं है। महिला अधिकारी है, 55,000 कमा रही है और पति नहीं कमा रहा तो 125 में वो नहीं ले सकता है अनटिल अनलेस अगर वो महिला अगर कोई केस करती तो भले ही सेक्शन 24 में मिल जाएगा, लेकिन तब पति के हाथ पैर देखे जाते हैं सही है कि नहीं है। लेकिन जब महिला का मैटर आता है तो ये सारी चीज़ें दूसरे एंगल से देखना शुरू करते हैं। ये काफ़ी लंबा विषय है, इस पर बहुत डिटेल में भी बात नहीं कर पाएंगे, सारा समय इसी में जाएगा। फ़िलहाल गुजारा भत्ता वो देगा जो विदा करा के लाएगा, और ये समय सीमा 6 महीने मैक्सिमम साल भर की होगी, क्योंकि जो व्यक्ति परिवार का दायित्व तो नहीं निभाएगा, व्यक्ति मैं बोल रहा हूँ, महिला पुरुष नहीं बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति जो संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है और जो विदा करा के किसी को लाया है अपने घर में, यानी फिर से कह रहा हूँ, जो विदा होके आया है, परिवार में जुड़ा है, अगर वो उस परिवार में जुड़ के दायित्व नहीं निभा रहा है, उस परिवार को मजबूत करने की बजाय तोड़ रहा है, तो उसे उस परिवार का हिस्सा हम फिर नहीं मानेंगे। वो वहीं जाएगा जहाँ उसने जन्म लिया है, उसका अधिकार वहाँ पे है, संपत्ति अधिकार यहाँ पे नहीं है। और जितने दिन वो यहाँ रहा है उसकी संपत्ति का उपभोग उसके मायके वालों ने किया है, ससुराल ने नहीं किया है। तो 5-6 महीने साल भर मैक्सिमम हम गुजारा भत्ता के सपोर्ट में हैं। ये लाइफ टाइम योजना नहीं बनेगी कि शादी करके साथ फेरे ले लिए और किसी के साथ घूम रहे हैं और बच्चे भी उठा ले गए और उसके बाद वो पति ज़िंदगी भर गुजारा भत्ता दे, तो ये नहीं होगा। ये प्रोविज़न बंद होना चाहिए और इस पे हमारी आपत्ति है, क्योंकि संपत्ति अधिकार अब महिला पुरुष बराबर है। जो CRPC 125 का बेस है, पर्याप्त संसाधनों वाला व्यक्ति लिखा है वहाँ पे। व्यक्ति वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। हालांकि कानून में सिर्फ वाइफ को अलाउ किया, हस्बैंड को नहीं किया। तो अब जो पर्याप्त संसाधनों वाला व्यक्ति है तो वो कम से कम अपना तो उठा ले खर्चा, तो उसका संपत्ति अधिकार वहाँ पे, उस पर वो काम करेगा। सो मेंटेनेंस में भी हम शॉर्ट में इतने तक आ रहे हैं। बच्चों की संरक्षकता, चाइल्ड कस्टडी, अभी मैंने जैसा कहा था विवाह को लेकर के, इसीलिए शुरुआत में हमने कहा विवाह में यही तय होगा कि कौन परिवार में जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा। बच्चों की कस्टडी उसी को दी जाएगी जहां उसका फादर या मदर जो परिवार का हिस्सा है, जो विदा होके गया है, उसके बच्चों को नहीं दी जाएगी। सीधी भाषा में कहें जो समझ में आती है, आज की तारीख में जैसे बच्चे फादर की संपत्ति में हिस्सेदार होते हैं, लेकिन अगर माँ बच्चों को लेके जाती है तो 5 साल तक, जैसा कानून में भी प्रोविज़न है कि 5 साल तक के बच्चे माँ के पास रहेंगे। ठीक है, माँ के पास रहेंगे, फादर को विजिटेशन राइट होगा, और 5 साल के बाद वो बच्चे ऑटोमेटिक उस जगह पे जाएंगे जहाँ उनका संपत्ति अधिकार है। अगर फादर विदा करा के लाया है, पति विदा करा के लाया है, तो पति की संपत्ति में, अगर कोई महिला विदा करा के लाती है पति को, तो महिला की संपत्ति में। बच्चों का जहाँ पे कस्टडी उन्हीं को दी जाएगी जहाँ उनका संपत्ति अधिकार है, और ये 5 साल की एज तक है। 5 साल के बाद वहीं जाएंगे जहाँ उनका संपत्ति अधिकार है। इसमें मेरे समझ से कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मुकदमा चलते चलते भी 10-12 साल बीत जाते हैं और बच्चा जो है माता पिता दोनों के प्यार से वंचित हो जाता है। और इस चाइल्ड कस्टडी में विजिटेशन राइट जिसको कहते हैं वो दोनों पक्ष को मिलेगा। अगर जो दूसरा पक्ष है जिसके पास बच्चे कस्टडी नहीं है, उसको विजिटेशन राइट 100% रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कितना होगा वो सामाजिक या तरीके से अपना तय कर सकते हैं। तो चाइल्ड कस्टडी के ये समस्या इसी से हल होगी कि वो उसका उत्तराधिकार कहाँ है। तो इस पे आते हैं, और जब मैंने इसीलिए मल्टीपल विवाह के टाइम में कहा था कि अगर एडल्ट्री में जाएंगे तो वो बच्चे का अधिकार सुरक्षित नहीं हो पाएगा, लिव इन में जाएंगे तो भी वो नहीं बर्बाद हो जाएगा आपका वो सारा परिवार। तो चाइल्ड कस्टडी के मैटर में ये सारी समस्याएं काफ़ी हद तक हल हो जाती हैं अगर हम इसको वहाँ पे लेके जाते हैं। और इसकी एक वजह और भी आती है, मान लीजिए माँ बच्चे को लेके चली गई, 15-17 साल बच्चा वहाँ पला, अब वो बच्चा वहीं के माहौल में होता है, लेकिन उसको वहाँ पे संपत्ति अधिकार नहीं मिलता है,
उसको वापस आना पड़ता है। और जब वो इस परिवार का हिस्सा बनता है तो उसके समझ में नहीं आता है कि यहाँ कौन लोग हैं, उसको अनजान लगता है और संपत्ति के बारे में तो जानता ही नहीं है। ठीक है, आएगा भी तो हो सकता है बेचने के हिसाब से आए या जो भी है। तो इसीलिए हमने कहा 5 साल के बाद बच्चा वहीं जाएगा जहाँ उसका संपत्ति अधिकार सुनिश्चित है, और ये 5 साल की एज ठीक एज है। बच्चों की संख्या, हालांकि ये यूसीसी में मुद्दा नहीं है, लेकिन इस पे भी काफ़ी बहस आएगी अभी बच्चों की संख्या को लेकर के। बच्चों की संख्या कैसे निर्धारित करेंगे? क्योंकि आज का जो कानून है वो ये कहता है कि महिला बच्चे चाहे किसी से भी पैदा करे, खर्चा पति ही देगा। खर्चा पति देगा, संपत्ति अधिकार भी वहीं जा रहा है। तो बच्चे पैदा करेंगे नहीं होंगे ये स्त्री के हाथ में है। अगर एक महिला बच्चे का अबॉर्शन कराना चाहे तो पति उसमें कुछ नहीं कर सकता। पति का रोल सिर्फ इतना दे दिया गया है कि वो बच्चे पाले। तो ऐसी स्थिति में बच्चों की संख्या का जो नियंत्रण है वो वास्तव में महिलाओं के हाथ में है। तो बच्चों की संख्या पे जो हम लोगों ने विचार विमर्श किया वो बच्चों की संख्या प्रति स्त्री काउंट करिए, उसी के हाथ में है। बच्चे पैदा होंगे नहीं होंगे, कहाँ होंगे, किससे होंगे, हमारे हाथ में नहीं होता है, आदमियों के हाथ में नहीं है ये। तो प्रति स्त्री काउंट करिए। अगर एक फैमिली में 2 पत्नी, 4 पत्नी या 4 पति कुछ हैं, तो जो परिवार के अंदर मुखिया है उसको मैक्सिमम आप 4 बच्चे अलाउ कर सकते हैं, बस मैक्सिमम। इससे ऊपर होंगे तो आप कानून बना सकते हैं, लेकिन और 2 बच्चे तक अगर एक स्त्री पे है तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। तो एक छोटा सा सजेशन है इसको लेकर के, बाकी आगे देखते हैं कि बच्चों की संख्या प्रति स्त्री डिसाइड करिए, परिवार नहीं, क्योंकि परिवार यहाँ बहुत ज़्यादा टूट बिखर रहे हैं। और जो नियम है उस हिसाब से तो पति तो केवल संपत्ति देने के भर का रह गया, बच्चे चाहे जहाँ से आ रहे हैं। तो इसलिए प्रति स्त्री, और ज़रूरत पड़े तो DNA टेस्ट। अगर संपत्ति आ रही है, हम महिला की ठीक है सम्मान करते हैं, लेकिन जब बात संपत्ति की आएगी, जब परिवार के बिखराव की आएगी और मामला एडल्ट्री का होगा, तो वहाँ बच्चे का DNA टेस्ट मस्ट होना चाहिए। उसके आगे ही बात होगी। अगर फादर है उस बच्चे का या मदर है उस, तभी उसकी संपत्ति में हक देंगे, अदरवाइज नहीं। तलाक, जब हम मल्टीपल मैरिज की बात कर रहे हैं तो तलाक का प्रोविज़न अपने आप ही लगभग ख़त्म होता दिखता है। और तलाक होगा भी, करना भी है तो सामाजिक, क्योंकि शादी सामाजिक है, रीति रिवाज अलग अलग है। तो हम ये चाहेंगे कि जो तलाक के जो प्रोसीजर है वो समाज के थ्रू ही तय हो। और मल्टीपल मैरिज है तो तलाक की ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड वाइफ में कोई डिस्प्यूट है, वाइफ पति विदा करा के लाई है और वो पति ठीक से नहीं रह रहा है, तो वो अपना दूसरी शादी कर सकती है। ऐसे पति है, कोई भी नहीं चाहता कि हम जिसको शादी करके लाए हैं उसको छोड़ें। लेकिन जब कोई बड़ी वजह होती है या कोई ब्लैकमेलिंग होती है, एक गाना याद होगा आपको, बॉबी फिल्म का था कि मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रही हो, तो बाद में बोलता है तुम जाओ हम दूसरी लेके आते हैं। तो जब ये डर होता है तो जल्दी धमकीबाजी भी नहीं होती है, और कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। और तलाक ना ही हो तो अच्छा है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो तलाक भी हम सामाजिक तरीके से चाहते हैं, कोर्ट पे नहीं। अगर कोई पासपोर्ट वीज़ा का चक्कर है तो बात अलग है। तो जितने भी अभी हमने सजेशंस दिए आपको, मोस्टली आपने देखा होगा हमने कहीं पर भी महिला पुरुष में भेद नहीं किया है। अगर जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे तो हमने परिवार के सदस्य, हमने परिवार को प्राथमिकता दी है। और परिवार अगर मजबूत है तो देश को मजबूत होना ही है, और परिवार टूटेगा तो समझ लीजिए देश मजबूत नहीं रह पाएगा। तो हमारे लिए, चूँकि हम, जाहिर बात है पुरुष का पक्ष जिस ढंग से हमने रखा है, पुरुष के हमने तो महिला का भी बराबर से रख दिया, हमने कहीं उनके साथ भेदभाव नहीं किया, हमने 100% उनको इक्वलिटी की बात करी है। जिम्मेदारी के साथ हमने उनको जिम्मेदारी भी दी है, बस इतना है। हमने उनको संपत्ति अधिकार के अगर बराबर की बात की है, ज़मीन में ख़ास तौर से खेती की ज़मीन
क्योंकि अभी जो यूसीसी में लैंड आएगा, लैंड में अगर अब महिला को आप अधिकार दे रहे हैं तो जिम्मेदारी भी देनी होगी और उसको वहीं रहना होगा जहाँ पे उसको संपत्ति अधिकार है। अदरवाइज संपत्ति अधिकार राइट टू लिव है, और ये किसी पे लागू होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। सो हमने जो भी सजेशंस दिए हैं ये बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल दिए हैं आपको, और इसी के साथ हम ये मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल, शॉर्ट में हम इसको MARD मर्द पार्टी बोलते हैं, लखनऊ इसका हेडक्वार्टर है। धन्यवाद। नमस्कार।